केजरीवाल की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई है और कैसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही अरविंद केजरीवाल की अर्जी और जमानत पर खतरा बन रहा है। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अपडेट अगर आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज LG सक्सेना के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई और उस शिकायत में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूह से $1.6 मिलियन लगभग अभी के डेट में 133 से 34 करोड़ रुपए रिश्वत लिए। अब यहाँ पर आपको बता दें, उसे शिकायत में लोगों के पास जो शिकायत है, इसमें यह भी कहा गया कि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके, जो कि खालिस्तानी है। उसकी रिहाई के लिए 134 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए। अब यह देवेंद्र पाल भुल्लर कौन है और इसको रिहाई के लिए खालिस्तान संगठन ने 134 करोड़ रुपए क्यों दिए, पॉलिटिकल फंड क्यों दिए आम आदमी पार्टी को, इसी विषय में पूरे वीडियो पर बता दे। जैसे जांच शिकंजे में फंस चुके हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जानते हैं आगे। भारत में बैन है सिख फॉर जस्टिस संगठन, आतंकी संगठन। उससे अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल फंड लिया, एक आतंकियों को, एक खालिस्तानी को जेल से रिहा करवानी थी। दोस्तों, यही आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने कोई भ्रष्टाचारिता नहीं करी, लेकिन आप आतंकवादियों से फंड्स ले रहे हैं। क्या उम्मीद करेगी जनता आपसे? भारत देश की जनता का भरोसा तो आपने पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया। दोस्तों, जरा यह भी देखिए, आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मैं। ईडी CBI के बाद अब अरविंद केजरीवाल का जो शिकंजा कसा है वो NIA की तरफ से बड़ा शिकंजा है और ये आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का पूरा आरोप है। अब जरा मैं आपको बता दूं, जरा शॉर्ट में आपको बता दूं कि पहले ये आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस आखिर है क्या, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, और ये सिख फॉर जस्टिस से आखिर पैसे, रिश्वत आम आदमी पार्टी ने क्यों दी। पहले शॉर्ट में समझिए दोस्तों कि ये सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग करने वाला एक संगठन है। 2007 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू SFJ के संस्थापकों में से एक है। सिख फॉर जस्टिस अपने अलगाववादी अभियान रेफरेंडम 2020 के तहत पंजाब को भारतीय से मुक्त कराने की बात करता है। एक अलगाववादी जिसपे अमित शाह जी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी कि ये खालिस्तानी एक पंजाब अलग से चाहते हैं कि मुझे अलग से पंजाब दे दो, खालिस्तान। अब पूरा इकोसिस्टम इस बात को मान चुका है कि हार तो पक्की है, अब खेल खत्म है। इसलिए फर्जी वीडियो का खेल, भारत में जातिवादी दंगे कराने का षड्यंत्र, उससे भी बढ़कर, उससे भी ना हुआ तो आप स्कूल में बम की फर्जी खबर से दहशत, काफी नया खेल है। और अब फिर इलेक्शन कमीशन पर फिर षड्यंत्र करने का, साथ खराब करने का कांग्रेस के एक सिस्टम को यह लग गया है। खेल खत्म है कि सरकार एक ऐसी हो जहां वो एजेंडा चला सके, जिसमें कि छत विछत सरकार बने। बदमाश गोल्डी बरार उसे भी निपटा दिया और आगे देखते हैं। खुश हो रही है कांग्रेस के इकोसिस्टम को, ये लग गया है कि खेल खत्म है। भारत जिस द्रुत गति से वहां पहुंच रहा है जहां भारतवासी चाह रहे हैं,
तो फिर एक गैंग क्यों चाह रहा है कि छत बिछत सरकार एक ऐसी हो जहां वो एजेंडा चला सके। इस बीच देश में ये सब हो रहा और देश के बाहर अज्ञात वीर रुकने का नाम नहीं ले रहे। खालिस्तानी आतंकी गोल्डी बरार 1.5 करोड़ रुपए का इनामी बदमाश गोल्डी बरार, अज्ञात वीरों ने उसे भी निपटा दिया। पाकिस्तान से लेकर कनाडा, लंदन तक अज्ञात वीर धमाल मचाए हुए हैं। भारत के इतिहास में यह सब कुछ पहली बार हो रहा है। हम इसे समझेंगे, हम यह भी समझेंगे कि कैसे जूते में दाल बटनी शुरू हो गई है। क्यों अधीर रंजन चौधरी ने भी अब कह दिया कि यदि वोट देना है तो बीजेपी को दे दो, नरेंद्र मोदी को दे दो, ममता बनर्जी को नहीं। यह बात तेजस्वी यादव पहले कह चुके हुए हैं कि वोट मोदी को दे दो, किसी लुंजवे पुंजवे को नहीं। ये बात वो अपने ही यादव बिरादरी वाले पप्पू यादव के लिए कह रहे हैं। यही बात आज भतीजे के सामने शिवपाल यादव ने कह दी। तो मोदी के लिए वोट अब कौन मांग रहे हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। और चड्डा का कमाल अब सामने आ गया है। चड्डा कहां है, यह यक्ष प्रश्न बन गया था। गुजरात का प्रभारी चड्डा, आम आदमी पार्टी का खजांची चड्डा। अब चड्डा पर सवाल उठने लगे तो सामने आया जेल मंत्री, जिस पर आरोप लग रहा है कि क्या जेल के अंदर वो केजरीवाल को निपटा रहा है, क्योंकि तिहाड़ तो केजरी के पास है। तो फिर केजरी के लिए तिहाड़ में खेल कौन कर रहा है? तो चड्डा का रहस्य आज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्यों चड्डा के बारे में कहा गया कि चड्डा तो अंधा हो जाएगा। तो चड्डा को अंधा कौन कर रहा है? नया नेमिला शादी हुई और अंधा हो रहा है चड्डा। इसके पीछे के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उस सब से पहले आज भारत द्रोहियों की महामहिम राष्ट्रपति, आजाद भारत की सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक आज सामने आया है। भारत के आदर्श पुरुष, भारत के आदर्श, भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के दरबार में भारत की महामहिम राष्ट्रपति की तस्वीर आज सनातन द्रोहियों, भारत द्रोहियों की को आग लगा गया। इन तस्वीरों को वो छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो छुपा नहीं पाएंगे। ये दृश्य अयोध्या के सरयू घाट की है। सरयू की आरती उतार रही हैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति प्रवेश करती हैं प्रभु राम के दरबार में, उनके बाल स्वरूप को देखती हैं और फिर एकदम से तन्मय हो जाती हैं। ये तस्वीर आजाद भारत में पहली बार है कि भारत का राष्ट्रपति इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है। भारत की आदिवासी राष्ट्रपति तब कभी आएगा कि मोदी ने क्या रचा है इस देश के लिए। इस देश को, सनातन भारत को सालों से आदिवासी, दलित, मोदी, ये देखिए, ये फ्रेम देखिए, इसे निहारिए। राष्ट्रपति का दर्जा भारत में राजा की तरह होता है। सरकार राष्ट्रपति की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल द्रौपदी मुर्मू की प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मैंने अगर कानून तोड़ा है, आप मेरे पर एक केस जो फाइल कर सकते हैं, आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मुझे सम्मन में बुलाया, मैं आपके सम्मन को इग्नोर किया, मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने कह दिया था आपको कि मैं नहीं आऊँगा। मुझे अरेस्ट करके, यह बात अलग है कि भारत के हर नागरिक को भारत के कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर आगे वीडियो में जानते हैं। फॉलो ना करूं तो इसका मतलब आप अरेस्ट कर लोगे।
ये बहुत बेइंसाफी है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि कानून तोड़ना भारत के नागरिकों का फंडामेंटल राइट। ये अब नई व्याख्या केजरीवाल ने देश के सामने रखी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। अभी इस मुद्दे पे सुनवाई बाकी है। अगले दिनों, आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में मैं और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मुद्दे में आज का जो कानून है वो क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, पीएमएलए एक्ट जो है 2002 का, उसका काम है जितनी भी बेनामी संपत्ति या जो गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति है उसकी तफ्तीश के लिए, उसकी जांच के लिए, उसकी जानकारी के लिए कानून में प्रावधान है जिसको बोलते हैं सेक्शन 50। और उसमें भारत सरकार का कानून ये कहता है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है पूछताछ के लिए, किसी भी व्यक्ति को। वहां पे चीफ मिनिस्टर हो, लेडी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जब ये बात हमारे सामने है और केजरीवाल को जब 9 सम्मन भेजे गए और लगातार उन्होंने सम्मन का विरोध किया या मैं कहूं इग्नोर किया, और राइटिंग में भी उन्होंने हाई कोर्ट को ये कह दिया, हाँ जी मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास और बहुत काम है। हिंदुस्तान के कानून को फॉलो करना मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे और पर्सनल बहुत काम होते हैं, मेरे पास पॉलिटिकल काम भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर मैं भारत सरकार के कानून के तहत अगर मुझे सम्मन भेजा जाता है तो उसका पालन ना करना मेरा अधिकार है। ये आर्ग्यूमेंट केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों ने दिया। अब आप इस बात को समझिए कि जब ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में दिया गया तो इसका रिएक्शन कोर्ट में क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केजरीवाल का ये भी कहना था आज सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको ये बोल दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। हाई कोर्ट में साफ साफ जब ये बातें कही गई तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो मुजरिम है वो डिसाइड नहीं करेगा कि पूछताछ कैसे होगी, मुजरिम डिसाइड नहीं करेगा कि कहां पूछताछ होगी, मुजरिम डिसाइड नहीं करेगा कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे, मुजरिम को सिर्फ कोऑपरेट करना है। यहां ईडी ने केजरीवाल को 9 सम्मन भेज के इसलिए बुलाया था कि जो जानकारी उनके पास है क्या वो सही है या गलत है, उसमें केजरीवाल की भूमिका क्या है, जिन आरोपियों ने केजरीवाल के बारे में जो वक्तव्य दिए हैं क्या वो सही है, जो एविडेंस ईडी ने इकट्ठे किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। ये सब की जानकारी तो तभी पूरी होगी जब केजरीवाल उपस्थित होके ईडी के सवालों के जवाब देंगे। अरविंद के जमानत की जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने, उसके बाद से इस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी में बनना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जोर देकर कहा था कि अंतरिम जमानत पर बात कर सकते हैं। 7 मई को दोनों पक्ष, अरविंद केजरीवाल के वकील भी और ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोनों पक्ष अंतरिम जमानत पर दलीलें देने की तैयारी के साथ आए होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंतरिम जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वो अंतरिम जमानत पर सुनवाई करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव लंबे खिंच रहे हैं और जो मामला जिस पर याचिका लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि उनकी ईडी ने गिरफ्तारी अवैध ढंग से की है, टाइमिंग बहुत खराब है, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से 1 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया, तो इस मामले पर सुनवाई में अभी समय लगेगा। इसलिए चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जाए। दी जाएगी या नहीं इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी एक नजरिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाया गया है कि वो चाहते हैं कि चुनाव के नजर से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाए, लेकिन फैसला जो भी है वो 7
मई को होगा, क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने साफ साफ कहा कि वो इसका भी विरोध करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को अंतिम मिले। इसके बाद ही जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वो सिर्फ विचार करना चाहते हैं, इसलिए दोनों पक्ष अपनी दलीलों के साथ आए। अब इसके बाद से जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी में हर किसी का हौसला बुलंद है। इस वक्त सबको लग रहा है कि 7 मई को तो अरविंद केजरीवाल हो सकता है रिहा हो जाएं। ये उम्मीद की किरण उनके लिए इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत को एक और पहलू पर भी चर्चा हुई है। शायद उस पहलू की तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच जो बहस हुई है, किस मुद्दे पर हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना ने ये जानना चाहा कि अगर आम आदमी पार्टी को ईडी आने वाले दिनों में भविष्य में आरोपी बनाता है, आरोपियों की फेहरिस्त में आम आदमी पार्टी का नाम भी आ जाता है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है। ये सवाल उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा। तो किस तरह की बहस हुई है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई केस चलाया जा सकता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी तो कह रही है कि वो भविष्य में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। इस पर आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि किसी का प्रतिनिधि होना सबूत नहीं है, यहाँ आप गलत हैं। प्रभारी व्यक्ति को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। क्या ये माना जा सकता है कि उन्हें धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है? दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना क्या कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अगर आरोपी बनती है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, इस शराब घोटाले में, तो जवाबदेही किसकी होगी? आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे टॉप के, उनमें संयोजक है अरविंद केजरीवाल, कोषाध्यक्ष है डी। केजरीवाल ने अपना कर्मा खुद बनाया है। हम कहते हैं वैसे बहुत मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शीश महल बनाया जिसमें अरबों रुपयों का एयर कंडीशन लगाया, पर देखिए इतनी सारी गर्मी में, इतनी जबरदस्त गर्मी में जेल के अंदर उनको सलाखों के अंदर रहना पड़ रहा है। केजरीवाल की वाइफ ने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया था। लगता है कि इतना बड़ा शीश महल बनाया जिसमें अरबों खरबों रुपया का एयर कंडीशन लगाया, पर देखिए कर्म के इतनी सड़ी गर्मी में, इतनी जबरदस्त गर्मी में जेल के अंदर उनको सलाखों के अंदर रहना पड़ रहा है। केजरीवाल की वाइफ ने एक व्हाट्सएप नंबर इशू किया था। अब सोचिए कि मुझे लगता है कि ये पहली धर्म पत्नी होंगी, अर्धांगिनी होंगी, जो व्हाट्सएप नंबर इशू करवा करके अपने पति परमेश्वर को गाली सुनवा रही हैं। पहली अर्धांगिनी होंगी ये इस धरती की। तीसरी चीज मुझे ऐसी लगती है कि हम जब भी कुछ बुरा करते हैं और जनता के विरोध में करते हैं और जनता के हक को मारते हैं, तो वो नेता की पहले या आखिरी जगह जेल ही होती है। और केजरीवाल की परेशानियां अभी और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे उनके चीटिंग की, उनके स्कैम की पंथियां खुलेंगी, वैसे वैसे वो और फंसते हुए नजर आएंगे। देखिए, लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, और चोर उचक्कों को, डकैतों को, और खास करके हमारी प्यारी भोली भाली जनता के हक को चुराने वाले नेताओं को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। उनके लिए सुटेबल और अच्छी जगह जेल की हिरासत ही होती है। नाज़िर, मेरा कानूनी सवाल रहेगा, कानूनी जवाब दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, नमिता जी ने भी कहा। आंध्र प्रदेश में 2004 से 2014 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने तकरीबन 10 बार कोशिश की कि वो मुस्लिम आरक्षण दे सकें। कभी 5% से 4.5 किया गया, फिर 4 किया गया। हालांकि हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ी। तो अब जो आरक्षण का मामला उठा है, कर्नाटक से जो उठा है, कर्नाटक सरकार ओबीसी में शामिल करके मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। क्या वो कानूनी तौर पर जायज है या कानूनी तौर पर वो हो सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि पहले भी सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसको खारिज किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर कोई मामला
वो सरकारी टेबल से उठ करके या नेताओं के टेबल से उठ करके अगर वो सर्वोच्च न्यायपालिका के टेबल पर या जस्टिस के टेबल पर पहुंच जाए तो कभी भी उस पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। और आपने खुद कहा कि मैं अधिवक्ता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे मीडिया ट्रायल करने की अनुमति है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि आरक्षण की बात या जात पात की बात या रस्मों रिवाज की पाबंदी के जराइज या कि हम धर्मों के आधार पर और जात के आधार पर हम सबका बंटवारा करेंगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस की हमेशा से एक रणनीति रही है, राजनीति का मुद्दा रहा है, एक दूसरे से सबको नफरत फैलाने का, एक दूसरे से सबको वर्गलाने का, एक दूसरे से सबको अलग करने का। ये सिस्टम को मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए और सर्वोच्च न्यायपालिका को इस पर सही से जिरा करनी चाहिए, सही से सबमिशंस लेने चाहिए। जिस तरह से आर्टिकल 370 पर 8-8, 9-9 घंटे सर्वोच्च न्यायपालिका ने कपिल सिब्बल को दिया था, उसी तरीके से इस मुद्दे पर भी कपिल सिब्बल साहब को या सलमान खुर्शीद साहब को या अभिषेक मनोज सिंघवी साहब को अच्छे से समय देना चाहिए। तो